गुड मॉर्निंग 12th क्लास। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा कर रहे थे टॉपिक नंबर आपका 5 चल रहा था, उसमें एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक है बेटा, आज जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। मतलब किसी लीनियर इक्वेशन का जो सिस्टम है उसको हम लोग डिटरमिनेंट की सहायता से हल करेंगे। इसको अगर हिंदी में लिखना चाहे तो हम लोग लिखेंगे बेटा किसी रेखिक समीकरण निकाय को सारणिक विधि द्वारा हल करना। इसी को बेटा हम लोग क्रेमर रूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रेमर्स रूल कहते हैं इसको, क्रेमर रूल। क्रेमर नाम का एक मैथमेटिशियन था बेटा, एक मैथमेटिशियन था जिसका नाम था क्रेमर। उसने डिटरमिनेंट का यूज़ करते हुए एक रेखिक समीकरण जो निकाय था, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन थी, जैसे 2 या 3 समीकरण को एक साथ सॉल्व करना, उसने डिटरमिनेंट की सहायता से यानी सारणिक की सहायता से उन समीकरण को सॉल्व किया था। तो उसी के नाम से पड़ गया क्रेमर रूल। यानी एग्जाम में बेटा अगर आपसे वो डायरेक्ट पूछ ले इसको क्रेमर नियम से सॉल्व करो तो ध्यान रखना आपको उसमें डिटरमिनेंट का प्रयोग करते हुए इसको सॉल्व करना, सारणिक द्वारा इसको सॉल्व करना है। और कभी ये नाम से नहीं पूछे और डायरेक्ट आपको कहते हैं इस सिस्टम को सॉल्व करो, किस विधि से, आपको कहते हैं डिटरमिनेंट की विधि से सॉल्व करो, तो इसका मतलब वो क्रेमर नियम ही है। वो डायरेक्ट नाम से भी कह सकता है और डिटरमिनेंट की फॉर्म से भी आपको कह सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो ध्यान देना, हाँ ध्यान देना बेटा। मैं आपके एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ, उसको हम फिर सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट की मेथड से। ध्यान देना, हम लोग लिख रहे हैं लेट वी सपोज ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हम एक रेखिक समीकरण निकाय, हिंदी में लिखना चाहते क्या लिखेंगे? माना एक रेखिक समीकरण निकाय। क्या लिख रहे हैं बेटा? ध्यान देना इधर, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। दूसरा हो गया a2x b2y c2z इज इक्वल टू d2। एंड तीसरा हो गया आपका a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। इधर ध्यान देना सभी लोग, हाँ बेटा। अब राजवीर ध्यान दो इधर, अब आप भी ध्यान दो बेटा, ध्यान दो उधर, हाँ अब ध्यान देना बेटा। ये मुझे 3 इक्वेशन दे रखी है। अब इस 3 इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है डिटरमिनेंट की सहायता से। किससे सॉल्व करना है? सारणिक विधि से इन तीनों इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे? वेयर, मतलब जहाँ इसके अंदर आपका एक डेल्टा होगा। डेल्टा क्या होगा बेटा? डेल्टा होगा एक्स वाई जेड की जो कोफिशिएंट है उससे जो डिटरमिनेंट बन रहा है वो आपका डेल्टा है। यानी a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 एंड c3, ये आपका एक डिटरमिनेंट बनेगा डेल्टा। इसको क्या कहेंगे? डेल्टा। ये कैसे बनाया? एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट लिए उसको हमने क्या बनाया? डिटरमिनेंट बनाया। अब आप इसके अंदर बनाओगे एक डेल्टा 1। क्या बनाओगे? डेल्टा 1, या इसको आप डेल्टा एक्स भी कह सकते हो। वो क्या होता है बेटा? ये अपन नीचे यहाँ लिख देते हैं, तीनों एक साथ लिख देते हैं। यहाँ एक होगा डेल्टा 1 को या डेल्टा एक्स को, एक ही बात है। वो कैसे बनता है बेटा? इस एक्स वाले जो कोफिशिएंट है उसको छुपा देंगे और वहाँ पे ये d1 d2 d3 आ जाएगा। एक्स की जगह क्या आ जाएगा? d1 d2 और d3। फर्स्ट कॉलम की जगह ये आ जाएगा d1 d2 d3। बाकी एज इट इज़ है b1 b2 b3 c1 c2 c3 आ गया। और उसके बाद बेटा हम लोग लेंगे डेल्टा 2, यानी इसको क्या कहते हैं? डेल्टा y भी कह सकते हैं और डेल्टा 2 भी कह सकते हो आप लोग। ये क्या हो गया आपका? अब आप क्या करोगे? ये d1 d2 d3 बेटा c2 की जगह लिख दोगे। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिखा था?
C1 की जगह लिखा ना ये, अब वो किसकी जगह आ जाएगा, C2 की जगह आ जाएगा। तो A1 तो आपको C1 तो सेम रहेगा, A1 A2, यहाँ आ जाएगा आपका D1 D2 D3 और ये C1 C2 C3। ये हमने बेटा निकाल दिया आपका डेल्टा 2। अब हम लोग निकालेंगे डेल्टा 3, या इसको आप लोग डेल्टा Z भी कह सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, इस बार क्या करेंगे, पहले में हमने C1 की जगह इस D1 D2 D3 को लिखा, और डेल्टा 2 के अंदर C2 की जगह लिख दिया, डेल्टा 3 में क्या होगा, C3 की जगह लिख देंगे। तो A1 A2 A3, ये B1 B2 B3, अब ये कॉलम C3 की जगह आ जाएगा D1 D2 D3। ऐसे करके हम बेटा इन चारों की वैल्यूज़ निकालेंगे। ये क्रेमर रूल में करते हैं, इसको नोट कर ले पहले जल्दी से, इसको आप जल्दी से नोट कर लिया करें, फिर हम इसके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद बेटा इसके अंदर कुछ खास नोट करने लायक बातें हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ध्यान देना। यानी एक तो आपको क्रेमर रूल के अंदर डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, और डेल्टा क्या होता है, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से जो एक्स वाई जेड के जो गुणांक से जो सारणिक बन रहा है वो आपका डेल्टा है। डेल्टा 1 या डेल्टा एक्स क्या होगा, इस C1 की जगह क्या आ जाएगा, ये D1 D2 D3 पुट कर देंगे। और डेल्टा 2 या डेल्टा वाई कहते हैं जिसको, डेल्टा वाई क्या कई बच्चे ऐसे लिखते हैं, ये ऐसा नहीं लिखना है बेटा, डेल्टा और एकदम छोटा सा लिखना है, वाई ऐसे लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है। अब जैसे डेल्टा एक्स लिखना है तो ये तो डेल्टा एक्स गुणा हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, ऐसा नहीं लिखना है, आपको लिखना है ऐसे, अंडरस्कोर में लिखना है डेल्टा एक्स को, ठीक है ना, ध्यान देना ही। अब डेल्टा 2 निकला, डेल्टा 3 में क्या करोगे, C3 की जगह ये पुट कर देंगे D1 D2, यानी एक बार D1 D2 D3 C1 की जगह रखा, एक बार D1 D2 D3 C2 की जगह रखा, और एक बार C3 की जगह हमने ये वैल्यू पुट की। ये बेटा नोट कर लें जल्दी से, फिर इसके आगे मैं कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें लिखूंगा, उसको नोट करनी है, ये नोट कर लें बेटा। हाँ बेटा ध्यान देना, पहला पॉइंट है आपका नोट के लिए, मैं सबसे पहले आपको पहला पॉइंट लिखा रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। क्या हो, डेल्टा अगर नॉट इक्वल टू 0 है, जो हमने डेल्टा निकाला था ना एक्स वाई जेड से कोफिशिएंट से जो हमने डेल्टा बनाया था, डेल्टा क्या होता है, हमने बनाया था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये हमने डेल्टा निकाला था। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आता है, मतलब जैसे 1 2 3 0 नहीं आना चाहिए, तब क्या होगा, उस समय द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब होता है संगत। उस समय हिंदी में लिखा इज कंसिस्टेंट, देन सॉल्यूशन इज, उस समय एक्स वाई जेड का सॉल्यूशन ये होगा, एक्स होगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, वाई होगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, और जेड होगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। अगर यहाँ हम ऐसा लिख सकते, डेल्टा एक्स नहीं लिखना चाहते तो डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। दिस इज नाउन एज क्रेमर रूल, इसे ही हम लोग क्रेमर रूल कहते हैं। इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्रेमर रूल की सहायता से देख लो, आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली, वाई की वैल्यू निकाल ली, जेड की, यानी एक्स इसके इक्वल है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, वो एक्स है, वाई क्या है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, ये वाई है, और जेड डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। हिंदी में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, यदि डेल्टा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है तो दिया गया रेखिक समीकरण लिखा है, दिया गया तो यहाँ लिख देना, यदि डेल्टा इज नॉट इक्वल 0 है तो दिया गया रेखिक समीकरण निकाय एक संगत निकाय होगा। क्या होगा उस समय, संगत निकाय होगा, और उसका हल क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ लिखना चाहता हूँ, हिंदी में लिखना चाहता हूँ, लिख देना, यदि डेल्टा इज नॉट इक्वल 0 है तो दिया गया रेखिक समीकरण निकाय संगत होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा, संगत होगा, तथा इसका हल निम्न होगा। निम्न, उस समय इसका हल क्या होगा, एक्स वाई जेड होगा। ये ध्यान देना, ये आपका पहला पॉइंट है बेटा। अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल 0 है, उस समय सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन जो भी है वो आपका कंसिस्टेंट होगा, मतलब संगत होगा, और उस समय डेल्टा, उस समय इनकी इसके जो सॉल्यूशन है वो ये होंगे, एक्स इसके इक्वल होगा, वाई इसके इक्वल होगा, और जेड इसके होगा। इसी मेथड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, क्रेमर रूल कहते हैं। दिस इज नोन एज द क्रेमर रूल, इसको नोट कर लें। फिर हम लोग सेकंड पॉइंट पे चलते हैं इसके। यही आपका क्रेमर रूल, एग्जाम में बोर्ड में तो क्वेश्चन आएगा कि इसको क्रेमर रूल से सॉल्व करें
तो आपको ध्यान में देना है, कुछ नहीं करना है। ये इक्वेशन सिस्टम दे रखा होगा, आपको डेल्टा निकालना है और फिर डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा जेड। अगर डेल्टा एक्स नहीं पसंद करते तो डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 निकालना है और इसमें यहाँ पे पुट कर देना है, आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको नोट कर लें, फिर इसको रब करता हूँ मैं। हाँ बेटा, सेकंड आपका क्या है, पहला पॉइंट तो क्रेमर रूल्स था, डेल्टा इज नॉट इक्वल 0 आता है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें मिल जाएगी। अगर आपके ये आ जाए, आपने डेल्टा निकाला और डेल्टा 0 आ गया, क्या आ गया, पहले में क्या था, डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्रेमर रूल लगेगा और एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी। अगर आपका डेल्टा 0 आ जाए, क्या आ जाए, डेल्टा 0 भी तो आ सकता है, तो उस समय और साथ में एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा 1 और डेल्टा जेड, या हम डेल्टा एक्स को हम लोग डेल्टा 1 भी कहते हैं, डेल्टा वाई को डेल्टा 2 भी कह सकते हैं, डेल्टा 3, यानी डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड या डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में कोई एक नॉट 0 है तो सिस्टम क्या होगा, उस समय सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट होगा। इसको कहते हैं हिंदी में असंगत। क्या कहते हैं, उस समय सिस्टम असंगत होगा, उस समय इसका कोई हल नहीं होगा। इट वाज नो सॉल्यूशन। अगर हिंदी में लिखना चाहते क्या लिखेंगे, यदि डेल्टा इज इक्वल टू 0 है तथा डेल्टा 1, डेल्टा 2 या डेल्टा 3 में से कोई भी एक अशून्य है तो निकाय, तो रैखिक समीकरण निकाय, तो रैखिक समीकरण निकाय असंगत होता है। क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये, असंगत होता, क्या होता है, असंगत होता है। अतः इस स्थिति में रैखिक समीकरण निकाय का कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। यानी ध्यान देना बेटा, अगर डेल्टा 0 आ जाता है और डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में से कोई भी अगर एक नॉट 0 है तो उस समय जो सिस्टम होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनकंसिस्टेंट, असंगत होगा। उस समय सिस्टम का कोई भी हल नहीं होगा, उस समीकरण का कोई हल विद्यमान नहीं होगा। तो बेटा ये सेकंड पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट कर लें। यानी सब कुछ डिपेंड करेगा डेल्टा के ऊपर। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 आता है तो इसके सॉल्यूशन निकलते हैं, और डेल्टा 0 आ जाता है तो उसके कोई सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं। उस समय जो सिस्टम होगा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 है, उस समय तो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, संगत होता है, और समीकरण सॉल्यूशन का हल निकलता है। और उस जो आपके चल रहा था सिस्टम लीनियर, इसका सॉल्यूशन निकलेगा, और डेल्टा 0 आ जाता है इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्यों, उस समय निकाय जो है वो असंगत होगा। तो इसको भी नोट कर लें बेटा। हाँ बेटा, थर्ड पॉइंट है आपका, अब डेल्टा 0 निकाला और साथ में डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी 0 आ गया, मतलब आपके डेल्टा भी 0 आ रहा है, डेल्टा 1 यानी डेल्टा एक्स भी 0 आ जाए, डेल्टा वाई भी 0 आ जाए और डेल्टा जेड भी 0 आ जाए, यानी सारे 0 आ गए। आपने चारों वैल्यू निकाली, डेल्टा निकाला, डेल्टा एक्स निकाला, डेल्टा वाई निकाला, डेल्टा जेड निकाला, और चारों क्या आ जाए, 0 आ गए। उस समय क्या होगा, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। उस समय उसके अनंत हल होंगे। क्या होंगे, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अनंत। उस समय सिस्टम ऑफ इक्वेशन के क्या होंगे, अनंत हल विद्यमान होंगे। हिंदी में लिखना चाहते क्या लिखेंगे, यदि डेल्टा इज इक्वल 0 है तथा डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 भी अगर 0 आ जाता है, या डेल्टा 1, डेल्टा 3 को आप क्या कहते हो, या डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई और डेल्टा जेड, ये तीनों 0 आ जाए, तो रैखिक समीकरण निकाय के अनंत हल विद्यमान होते हैं। उस समय इसके क्या होंगे, अनंत हल विद्यमान होंगे। कितने होंगे, उस समय रैखिक समीकरण निकाय यानी जो ये आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ये जो आपका दे रखा है, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कब होते हैं,
जब चारों जीरो हो जाता है, डेल्टा भी जीरो आ जाए, डेल्टा एक्स भी जीरो आ गया, डेल्टा वाई भी जीरो आ गया और डेल्टा जेड भी जीरो आ जाए, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और डेल्टा अगर जीरो है और डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 इनमें से कोई एक, एटलीस्ट एक नॉट इक्वल टू जीरो है, तो उस समय तो वो आपका जो पीछे किया था हमने सेकंड पॉइंट, उस समय इसके क्या होंगे, पीछे अभी लिखा था ना आपने, उस समय जो आपका सिस्टम है वो असंगत होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, उस समय इसका कोई सॉल्यूशन, इस स्थिति में नो सॉल्यूशन क्या होगा। और अगर ऐसा है तो इस स्थिति में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ऐसा अगर आ जाए तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर ऐसा है तो नो सॉल्यूशन। तो ध्यान देना, इसको भी आप लोग नोट कर लें बेटा। ये आपका नोट के अंदर तीसरा पॉइंट हो गया। फिर हम चौथे पॉइंट पे बात करते हैं, यानी ये सारा क्रेमर रूल के अंदर है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। उसके अंदर ये सब बातें आपको नोट करनी है, ध्यान रखने लायक बातें हैं। हाँ बेटा ध्यान देना, फोर्थ पॉइंट आपका, अब अगर क्या हो जाए, डेल्टा जीरो आ जाए, क्या आ जाए, डेल्टा जीरो आ गया, और साथ में पहले तो क्या था, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 जीरो था लास्ट वाले पॉइंट के अंदर, इस बार ये जीरो आ जाए, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी क्या हो, यानी साथ में D1, D2 और D3 ये तीनों जीरो आ जाए। मतलब आपका डेल्टा भी जीरो है, D1 मतलब यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो है, डेल्टा की वैल्यू जीरो आ गई, D1, D2, D3 ये भी जीरो आ गए, तीनों जीरो आ गए। तब क्या होगा, उस समय सिस्टम ऑफ लीनियर हैज इनफाइनाइट नॉन जीरो एंड नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। उस समय सिस्टम और इक्वेशन क्या होंगे, एक तो इनफाइनाइट, नॉन जीरो और नॉन ट्रैवल। नॉन ट्रैवल का मतलब अनिरर्थक हल होंगे, क्या होंगे, अनिरर्थक। अब उस समय आप खुद देखो, आपका जो बेटा डेल्टा 1 था, यहाँ मैं समझा रहा हूँ, जैसे डेल्टा 1 आप निकालते थे, क्या करते थे, यहाँ D1, D2, D3 पुट करते थे, और ये B1, B2, B3 और यहाँ आ गया C1, C2, C3, या आप लोग इसको डेल्टा एक्स कहते हो। बात है, अगर यहाँ पे बेटा जीरो जीरो आ जाए तो ध्यान देना इधर, अगर यहाँ पे जीरो जीरो आ गया, D1, D2, D3, तो ये क्या होगा बेटा, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है, यानी डेल्टा 1 क्या हो गया, जीरो। ऐसे कैसे डेल्टा 2 में ये D1, D2, D3 यहाँ आएगा, वो भी जीरो आ जाएगा, डेल्टा 2 भी क्या होगा, जीरो आएगा, और डेल्टा 3 भी क्या आएगा, इस स्थिति में जीरो आएगा। तो उस समय आप मुझे खुद बताओ, जब तीनों जीरो आ जाएंगे और एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा होता है, तो ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, ये तो बेटा इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन गया ना, क्या बन गया, इनडिटरमिनेंट फॉर्म, यानी अनिर्धारित रूप बन गया। तो अनिर्धारित रूप पे तो ये तो लिखा है इसने, अनिरर्थक हल होंगे, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होंगे। यानी आपको ध्यान रखना, डेल्टा जीरो है और D1, D2, D3 भी अगर जीरो होता है तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट नॉन जीरो एंड नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन आपको मिलते हैं। अब मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, यदि डेल्टा जीरो है तथा D1, D2, D3 ये भी जीरो है, तो रैखिक समीकरण निकाय के अनंत अशून्य तथा अनिरर्थक हल विद्यमान होंगे, अनिरर्थक हल होंगे, क्या होंगे इसके, अनिरर्थक हल होंगे। कब, जब डेल्टा भी जीरो आ जाए, D1, D2, D3 भी जीरो आ जाए, उस समय सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन एंड नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होंगे। ये बात भी आपको नोट करनी है बेटा, जल्दी से इसको भी नोट कर लें। फिर मैं इसके आगे की कंटिन्यू करता हूँ, पॉइंट नंबर 5 लिखा रहा हूँ, जल्दी नोट कर लें। हाँ बेटा ध्यान देना, पॉइंट नंबर 5, पांचवा पॉइंट क्या है, अगर आपने डेल्टा निकाला और डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो आया और D1, D2 और D3 जीरो आ गए, तो क्या होगा, उस समय सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन होंगे और एक ही सॉल्यूशन होगा
वो होगा एक्स भी जीरो होगा, उस समय वाई भी जीरो होगा और जेड भी जीरो होगा। कैसे? जैसे आपने डेल्टा इज नॉट इक्वल जीरो, डेल्टा की वैल्यू जैसे आपने निकाल ली बेटा, जैसे 5 आ गई मान लिया, और D1 D2 D3 जीरो है, तो डेल्टा वन भी क्या होगा फिर भाई, D1 आपका जीरो है, D1 D2 D3, डेल्टा वन क्या होता है D1 D2 D3, फिर यहाँ पे आपका आ गया B1 B2 B3 C1 C2 और C3। अगर ये जीरो हो गया D1 D2 तो डेल्टा वन की वैल्यू क्या आएगी 0 0 0, B1 B2 B3 C1 C2 और C3। उस समय डेल्टा वन क्या आएगा बेटा, जीरो आएगा। तो अब खुद देखो x क्या होता है, डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, डेल्टा वन जीरो है, डेल्टा की वैल्यू क्या है 5 आई, तो x की वैल्यू क्या आई जीरो। ऐसे ऐसे y भी जीरो आएगा और z भी जीरो आएगा। तो ध्यान देना, अगर डेल्टा आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, D1 D2 और D3 जीरो आता है, उस समय द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। उस समय सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होंगे, अद्वितीय हल विद्यमान होगा। हिंदी में लिखना चाहता हूं तो देखो इधर, यदि डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो तथा D1 D2 और D3 अगर जीरो है तो रेखिक समीकरण निकाय के, रेखिक समीकरण निकाय के अद्वितीय 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 हल x0 y0 तथा z0 होंगे। उस समय इनकी सॉल्यूशन एक ही सॉल्यूशन होगा, उस समय x भी जीरो होगा, y की वैल्यू भी जीरो आएगी और z की वैल्यू भी क्या आएगी जीरो आएगी। तो बेटा आज हमने जो टॉपिक लिया है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट को काम में लिया था क्रेमर ने। तो इस पूरे मेथड को नाम पड़ गया क्रेमर रूल। क्या कहते हैं इसको, क्रेमर रूल। क्यों? क्योंकि सबसे पहला मैथमेटिशियन क्रेमर ही था जिसने डिटरमिनेंट का यूज करते हुए इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व किया था, डिटरमिनेंट का यूज करते हुए इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्रेमर रूल। बेटा अगर ये तीन इक्वेशन आप बिना डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा। जैसे आप 9th 10th के काम करोगे तो पहले किसी दो का एलिमिनेट करोगे, फिर दो इक्वेशन बनेगी, फिर इसको सॉल्व करो, काफ़ी समय खर्च होगा। तो उसने ये क्रेमर ने इसके ऊपर मेहनत की और इस पूरे सिस्टम को उसने डिटरमिनेंट की सहायता से सॉल्व किया, इसी के लिए इसको कहते हैं क्रेमर रूल। तो इसको नोट कर लें बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इस पूरे को मैं एक ही फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको सारा एक साथ याद हो जाए। तो इस पूरे को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ध्यान देना इधर। हाँ बेटा ध्यान देना, नोट पे मैंने इस पूरे जो सिस्टम को था एक इसका पूरा एक कंक्लूजन निकाला और पूरा एक चार्ट बना दिया ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो है तो उस समय हमेशा x की वैल्यू निकलेगी और सिस्टम उस समय क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हो कंसिस्टेंट, यानी संगत होगा। उस समय सिस्टम क्या होगा, संगत। हो इनकंसिस्टेंट होता है उसको कहते हैं असंगत, जैसे लिखा हुआ है असंगत। ठीक है, तो डेल्टा इज नॉट जीरो है तो उस समय यूनिक सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन क्या होंगे, x होगा डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, डेल्टा टू अपॉन डेल्टा और डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा, या डेल्टा x अपॉन डेल्टा, डेल्टा y अपॉन डेल्टा और डेल्टा z अपॉन डेल्टा। और अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल जीरो, D1 D2 D3 जीरो हो जाए तो उसके उस समय जीरो सॉल्यूशन होंगे। क्या सॉल्यूशन होंगे, उस समय x भी जीरो होगा, y भी जीरो होगा और z भी जीरो होगा। तीसरा पॉइंट है डेल्टा जीरो है और डेल्टा वन या डेल्टा टू या डेल्टा थ्री में से कोई एक जीरो है, उस समय हैज़ नो सॉल्यूशन, उस समय कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। उस समय सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा और संगत होगा। चौथा पॉइंट है बेटा आपका डेल्टा जीरो है, डेल्टा वन भी जीरो है, डेल्टा टू भी जीरो है, डेल्टा थ्री भी जीरो है, यानी डेल्टा जीरो है एंड डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री भी जीरो है, उस समय इसके इनफाइनाइट नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे। ठीक है ना, नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब उस समय नॉन ट्राइवल यानी अनिरर्थक भी ले सकते हैं, अनिरर्थक हल यानी नॉन ट्राइवल, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन उस समय होंगे। और लास्ट में मैंने लिखा है बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखी, ध्यान देना। अगर डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री अगर आपके जीरो होते हैं तो मान के चलना अगर D1 D2 और D3 जीरो है, इसका मतलब उस समय डेल्टा वन और डेल्टा टू और डेल्टा थ्री भी जीरो ही आएंगे, क्योंकि D1 D2 D3 कहाँ पे आते हैं बेटा, पहले कॉलम की जगह आएगा तो वो जीरो हो जाएगा। अगर फिर दूसरे कॉलम में आएगा तो डेल्टा टू भी जीरो हो जाएगा, फिर तीसरे कॉलम में आएगा तो डेल्टा थ्री भी जीरो हो जाएगा।
तो ये सारा सिस्टम था बेटा आपका क्रेमर रूल का था। हमने जो भी आज पढ़ा ये टॉपिक जो क्रेमर रूल से रिलेटेड था, अब इसकी बेटा ये पूरा समझ में कब आएगा, जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। क्या करेंगे? जब हम इस चैप्टर के ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे या तो हमें ये चैप्टर पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। थ्योरी पहले आप ढंग से पढ़ लो, अच्छे नोट्स तैयार कर लो, और कल की जब क्लास लूँगा मैं उस समय इसके क्वेश्चंस लूँगा, तो एक दो क्वेश्चन अपने दिमाग में बैठाओगे तो फिर सारे क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लोगे। तो आपको दिमाग में ये रखना है, डेल्टा 0 आता है उस समय क्या होता है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 0 आता है उस समय क्या होता है, सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होता है, कब आपको नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन मिलते हैं, कब आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं, कब आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। ये सब बातें मैंने आपको मेरी आज की जो क्लास थी उसके अंदर पूरा आपको मैंने पूरी ढंग से बता दी बेटा। तो अब ये सब आगे आपको खुद को इसको थ्योरी को पढ़ो, कल जब मैं क्लास लूँगा तो इसके क्वेश्चंस लूँगा तब आपके पूरा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू बेटा, आपने मेरा आज का वीडियो देखा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा, ओके, वेलकम।